अस्सलाम वालेकुम। नाना जी की कहानियों में अपने सभी सुनने वालों को खुश आमदीद कहती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे, जहाँ होंगे खुश होंगे और मेरे चैनल की खौफनाक कहानियों को बहुत पसंद भी करते होंगे। आज आप लोगों के लिए नाना जी की एक और बहुत डरावनी कहानी लाई हूँ जिससे आप लोग बहुत पसंद करेंगे। कहानी शुरू करने से पहले आयतुल कुर्सी पढ़ लें और हेडफोन्स लगा लीजिए, क्योंकि गांव की कहानियां बहुत डरावनी होती हैं। सुल्फकार बताते हैं, एक दफा नाना जी जब हमारे पास आए हुए थे तो नाना जी ने हमें एक बहुत ज्यादा डरावनी कहानी बताई। नाना जी बताते हैं कि शाह साहब के पास मियाँ वाली से आगे एक गांव था। वहां से एक आदमी आया। वो आदमी गांव का था, बहुत ज्यादा परेशान हाल था और बहुत खौफजदा भी। वो शाह साहब से मिलना चाहता था। जब वो शाह साहब से मिला तो उसने ये बताया कि मेरे घर में एक चुड़ैल आबाद हो गई है, मेरी मदद करें, हम लोगों की जिंदगी को भी खतरा है, उसे हमारे घर से निकाल दें। शाह साहब ने कहा कि पूरी बात बताओ कि किस तरह से तुम कह रहे हो कि तुम्हारे घर पर कोई चुड़ैल आ गई है, कैसे आई है, क्या पहले से बसेरा था या बाद में हुआ, पूरी बात बताओ। उसका ये कहना था कि मेरा गांव में बहुत बड़ा घर है, मिट्टी का हवेली नुमा एक घर है। उस घर के पिछले हिस्से पर मैंने एक कमरा बनाया हुआ था। वो कमरा एक बहुत बड़े पुराने बरगद के दरख्त के साथ है। उस कमरे का कोई खास इस्तेमाल नहीं था। वो कमरा महज मैंने इसलिए बनाया था कि अगर कभी आने वाले वक्तों में मैंने अपना डेरा बनाया तो मैं घर की पिछली साइड पर अपना डेरा बना लूंगा और उस कमरे को अपने मेहमानों के लिए इस्तेमाल किया करूंगा कि अगर कोई मेहमान आए तो डेरे के उस कमरे में उनको ठहराया जा सके। लेकिन ये मौका ही नहीं बना। मेरा डेरा मेरे खेत खलिहानों के पास ही है और वहीं पर मेरे मेहमान भी आते हैं, इसलिए वो कमरा बिल्कुल खाली और वीरान था। एक दफा की बात है, मैं अपने डेरे से निकला तो अपने घर की तरफ आ रहा था। मौसम कुछ बादल बने हुए थे, ठंडी हवा भी चल रही थी। एकदम से मेरे कानों के साथ ऐसी आवाज़ें आने लगी जैसे मेरे पीछे पीछे सूखे पत्तों पर कोई चल रहा है। मैंने पलट कर देखा तो एक औरत थी। उसने सफ़ेद कपड़े पहने हुए थे, सर पर दुपट्टा लिया हुआ था और चेहरा ढका हुआ था। मेरे पीछे पीछे चलती आ रही थी। मुझे लगा कोई राह गुजर होगी तो गुजर जाएगी। यहाँ तक कि जब मैं अपने घर तक पहुंचा तो वो औरत मेरे घर तक मेरे पीछे आई। मैं रुक गया और मैंने उस औरत से पूछा कि तुम कौन हो और मेरा पीछा क्यों कर रही हो। उसने ये कहा कि मैं तुम्हारे पास एक काम से आई हूँ, मैं इस गांव में नहीं आई हूँ, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, मुझे एक कमरा किराए पर चाहिए। मैंने से कहा कि मेरे पास कोई कमरा नहीं है, मेरा तो ये घर है। तो वो कहने लगी, नहीं, इस हवेली में से नहीं, जो तुम्हारी हवेली के पीछे एक खाली कमरा है, वो कमरा मुझे किराए पर दे दो। मैं तुम्हें महीने के पैसे देती रहूंगी, मुझे वहां पर रहना है। मेरे बच्चे बहुत छोटे हैं, मेरा शौहर नहीं है और मेरे पास रहने की कोई जगह नहीं है। मैं जिस घर में रहती थी वो घर मेरे ससुराल वालों ने छीन लिया। अब मैं बेयारो मददगार हूँ। मुझे पता चला कि तुम्हारे घर की हवेली का एक कमरा पीछे की तरफ खाली है, वहां पर किसी का आना जाना भी नहीं है, तो मुझे वो कमरा दे दो। मैंने उसे कहा कि पहले मुझे बताओ तुम किस गांव से आई हो, तुम कौन हो, थोड़ा बहुत बताओ ताकि मैं तुम्हारी मदद कर सकूं। ये आवाज़ें सुनकर मेरी बीवी भी घर से बाहर निकल आई और पूछने लगी कौन है ये औरत। तो मैंने बताया कि पता नहीं कौन औरत है, मदद मांग रही है और ये कह रही है कि मेरे बच्चे छोटे हैं, मुझे कमरा दे दो, इसके ससुराल वालों ने इसको निकाल दिया है। मेरी बीवी ने जब ये बातें सुनी, उसका हाल देखा तो कहने लगी, ठीक है, इसकी मदद कर दे, वैसे भी वो कमरा हमारे किसी काम का नहीं है, खाली पड़ा है, चलो ये अपने बच्चों के साथ रह तो लेगी। मैंने इसे कहा कि ठीक है, तुम वो कमरा ले लो। मैं और मेरी बीवी से वो कमरा दिखाने के लिए गए। वो तो जैसे पहले इस कमरे को देख चुकी थी। हमारे जाने से पहले ही वो बड़ी तेजी से इस कमरे की तरफ बढ़ रही थी। बहरहाल कमरे के पास पहुंचे, दरवाज़ा खोलकर उसको कमरा दिखाया। कमरा हाल नुमा बड़ा कमरा था। उसने कहा मेरे रहने के लिए ठीक है। हमने से कहा कि ठीक है, तुम कल से अपना सामान लाके यहाँ पे रख लो।
वो कहने लगी ठीक है, मैं अपना सामान ले आऊँगी और किराया दे दूँगी। मेरी बीवी ने कहा कि नहीं, हमें तुमसे किराया नहीं चाहिए, बस तुम यहाँ पर जितना अरसा रहना चाहती हो रह लो, तुमसे हम क्या किराया लेंगे, तुम पहले मुसीबत की मारी हुई हो। उसने मेरी बीवी का शुक्रिया अदा किया। हम लोग वापस आ गए और वो हमारे सामने चली गई। अगले दिन मैं तो डेरे पर चला गया, लेकिन पता चला कि वो औरत सामान लेकर पहुंच गई है। बस एक चारपाई ही थी, उसके साथ कुछ मिट्टी के बर्तन और एक काले रंग का संदूक, यही तो उसका सामान था। और एक छोटा सा बच्चा जिसे साथ लेकर वो उस कमरे में आ गई। उस कमरे में आते साथ ही हम लोगों को पता चल गया कि वहां पर एक औरत आ गई है। हमने सबको बता दिया कि हमने वो कमरा किराए पर दे दिया है। अब वो औरत वहीं पर रहती थी, कोई उसका हमें आने का पता ही नहीं चला कि वहां पर कोई आया भी है या नहीं, ना कोई शोर शराबा, ना कोई बातचीत। शायद वो कमरे में ही रहती थी। एक रात की बात है, गांव का चौकीदार बताता है कि जो ही मैं आधी रात को 2:30 से 3 बजे तुम्हारे घर के पास से गुजर रहा था तो मुझे सिसकियों में रोने की आवाज़ें आने लगी। मैं बहुत हैरान हुआ कि इसके घर में कोई क्यों रो रहा है। मैं डर गया। तुम्हारे घर के पास पहुंचा तो तुम्हारे घर की तरफ से नहीं, घर की पिछली तरफ से आवाज़ें आ रही थी। तो मैं अपनी लालटेन लिए तुम्हारे घर की तरफ जो ही जाने लगा, अभी मैं कोने पर ही था तो मैंने एक अजीब मंजर देखा। एक काले स्याह चेहरे वाली औरत थी। वो बहुत ज़्यादा भयानक थी। उसके दांत बहुत लंबे थे, जुबान मुंह से बाहर थी, आंखें चमक रही थीं। वो तुम्हारे उस घर के दरवाजे के दरमियान में बैठी थी और उसके पास एक काले रंग की बिल्ली भी थी। इतने में ऐसा लगा वो सिसकियां लेती लेती वो जो औरत है उस बिल्ली के साथ उस बड़े बरगद के दरख्त के ऊपर चढ़ गई। ये मंजर मैंने अपनी आंखों से देखा। मुझे अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा था। मुझे लगा कि ये महज आंखों का धोखा है, लेकिन जब वो दरख्त के ऊपर चढ़कर गायब हुई तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए और मैं तेजी से वहां से भाग निकला। मुझे बहुत ज्यादा डर लग रहा था कि आखिर ये सब क्या है और मैंने क्या देख लिया। तुम मानो या ना मानो, तुम्हारे इस पिछले हिस्से में किसी मखलूक का बसेरा है। मैंने इसे कहा कि तुम कैसी बातें कर रहे हो, वो तो मैंने अभी कल ही एक औरत को कमरा किराए पर दिया है, वो अपने बच्चे के साथ वहां पर रहती है। हमें तो आज तक वहां से कोई आवाज नहीं आई, ना ही हमने ऐसी कभी कोई औरत देखी है। तुम्हें यकीन नहीं आ रहा था, तुम मेरे साथ चलो। हम लोग ऐसे ही बातें करते करते दिन की रोशनी में उस कमरे की तरफ आए। कमरे का दरवाजा बंद था, अंदर से आवाजें आ रही थीं, जैसे कोई औरत किसी बच्चे से बातें कर रही हो। मैंने दरवाजे पर दस्तक दी तो उस औरत ने पूछा कि कौन है। तो मैंने उसे ये कहा कि बहन, तुम्हें किसी चीज की जरूरत तो नहीं है, क्या तुम यहाँ पर ठीक हो? उसने कहा कि हाँ, हम बिल्कुल ठीक है। मैंने उसे कहा कि तुम्हारे लिए कुछ खाने को लाया हूँ, ये सामान ले लो। उसने दरवाजा खोला, सर पर दुपट्टा लिया, बाहर आई। चौकीदार देखकर डर गया और थोड़ा थोड़ा पीछे हटने लगा। मैं चौकीदार का चेहरा देखकर समझ गया कि ये खौफजदा है, जबकि देखने में वो बिल्कुल एक आम औरत जैसी ही थी। ये जरूर था कि चेहरा थोड़ा ढक के रखती थी। उसने सामान लिया और अंदर चली गई। बच्चा भी अंदर ही था। बच्चा भी बिल्कुल आम बच्चों जैसा ही था, थोड़ी सी काली रंगत का था। मैंने पलट कर देखा तो चौकीदार कांप रहा था। मैं उसे लेकर उसी तरफ आ गया। मैंने उसे कहा कि क्या हुआ, तुमने देखा नहीं, वो तो एक आम औरत थी। वो ये कहने लगा कि ये वही लिबास है जो इसने रात को पहना हुआ था, हूबहू यही कपड़े, यही कदकाठ, यही बाल। ये कोई इंसान नहीं लग रही मुझे, तुम मानो या ना मानो। मैंने उसे कहा कि भाई, शायद उसकी रंगत काली है, इससे तुम्हें देखने में ऐसा लगा होगा। मुझे तो बिल्कुल एक आम सी औरत ही लग रही है और बच्चा भी आम लग रहा है। बहरहाल चौकीदार डर गया और कहने लगा कि मुझे इस बारे में कुछ नहीं कहना। वो वहां से चला गया। मैं तो वहम में मुब्तला हो गया कि ये कैसी बातें कर रहा है। उसके बाद उसी रात की बात है, 12:30 पौने 1 बजे का टाइम होगा। हमारे घर के आसपास बेतहाशा कुत्ते भौंकने लग गए। अंधेरी रात थी, बहुत ज्यादा कुत्ते थे जो भौंक रहे थे।
کتے اتنا شور مچا رہے تھے کہ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ سارے گاؤں کے کتے ہمارے گھر کے باہر ہی کیوں جمع ہو گئے ہیں۔ میں اٹھا، مجھے ڈر تھا کوئی چور نہ ہو۔ میں فوراً سے گھر کے گیٹ کے پاس گیا اور وہاں سے گھر کے گیٹ کے اندر سے ہی کوشش کر کے جھانک کے دیکھنے لگا۔ کتے ہمارے گھر کے باہر نہیں تھے بلکہ حویلی کے پچھلی طرف تھے۔ میں بڑا حیران ہوا کہ اس طرف کتے کیوں بھونک رہے ہیں۔ پہلے میں نے سوچا کہ میں باہر جاتا ہوں، پھر میں نے کہا کہ نہیں، باہر جانا مناسب نہیں ہوگا، کیوں نہ چھت کے اوپر سے جا کر دیکھا جائے۔ 12:30 پونے 1 بجے کا ٹائم تھا۔ میں اوپر گیا، میں نے جھانک کر دیکھا 6-7 کتے تھے، بہت بڑے بڑے، جو اس کمرے کی طرف دیکھ کر بھونک رہے تھے۔ کمرے کا دروازہ بند تھا، اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا، نہ کوئی آہٹ نہ کوئی آواز، کچھ بھی نہیں تھا۔ یہ منظر بہت عجیب تھا۔ میں اوپر سے جھانک کر دیکھتا ہی جا رہا تھا، تبھی ایک دم سے ایک عجیب سی آواز آئی۔ وہ بہت بھاری اور ڈرا دینے والی آواز تھی۔ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ آواز ہے کیسی۔ وہ سارے کتے یوں ڈر کے بھاگے جیسے پتہ نہیں انہوں نے کیا دیکھ لیا ہو۔ ہاں، اس وقت کمرے کا دروازہ کھلنے کی آواز آئی تھی، لیکن وہ عورت مجھے باہر نظر نہیں آئی۔ تھوڑا سا میں بھی پریشان ہو گیا اور ڈر بھی گیا کہ آخر یہ کیا ماجرا ہے، یہ اس طرح سے کیسے ہو سکتا ہے۔ اس کے بعد مجھے تھوڑی ٹھنڈ سی محسوس ہوئی اور میں نیچے آ گیا۔ اگلے دن میں نے ساری باتیں اپنی بیوی کو بتائی۔ شاید یہی میری بہت بڑی غلطی تھی۔ وہ ڈرنے لگ گئی اور کہنے لگی ایسے کیسے ممکن ہے، آج میں جا کر دیکھوں گی اس عورت کو۔ میں نے اسے کہا کہ نہیں، تمہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن وہ کہاں رکنے والی تھی۔ میں نے تھوڑا بہت کام کیا گھر کا، میں ڈیرے پر چلا گیا۔ اس کے بعد میری بیوی جو تھی اس کمرے کی طرف چلی گئی۔ اس نے جا کر دیکھا تو کمرے کا دروازہ بند تھا۔ اس نے دروازے پر دستک دی، کوئی آواز نہیں آئی، جبکہ دروازہ بند بھی اندر سے تھا۔ اسے لگا کہ شاید وہ عورت سو رہی ہوگی۔ میری بیوی بار بار دستک دے رہی تھی، دروازے کو دھکیل کر کھولنے کی کوشش بھی کر رہی تھی، لیکن دروازہ نہیں کھل رہا تھا۔ تبھی ایک دم سے اس کو پیچھے سے آواز آئی۔ وہ عورت اس کے پیچھے کھڑی تھی۔ میری بیوی نے پلٹ کر دیکھا اور کہا کہ دروازہ تو بند ہے، تم کہاں سے آ رہی ہو؟ تو وہ کہنے لگی میں ذرا ادھر گاؤں میں گئی تھی، نہر تک۔ کیا ہوا، آپ کیوں آئی ہیں؟ جس پر میری بیوی نے کہا کہ نہیں، کچھ نہیں، میں تو اس لیے آئی تھی کہ شاید تمہیں کسی چیز کی ضرورت ہو، کوئی صفائی وغیرہ کرنے کے لیے کوئی جھاڑو چاہیے یا کچھ ایسا کچھ چاہیے تو مجھے بتا دو۔ اس نے کہا کہ نہیں، مجھے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ تبھی میری بیوی نے کہا کہ دروازہ اندر سے کیوں بند ہے؟ تو وہ کہنے لگی نہیں، دروازہ تو کھلا ہے۔ جو ہی اس نے ہاتھ لگایا دروازہ کھل گیا۔ وہ کہتی ہے جب دروازہ کھلا، دن کے وقت بھی اندر گھپ اندھیرا تھا اور اندر سے بہت عجیب بدبو کا ایک بھپکا باہر آیا۔ کہتی مجھے سمجھ میں نہیں آیا کہ ایسی اسمیل اندر سے کیوں آ رہی ہے، جیسے گلے سڑے گوشت کی ہوتی ہے۔ تو اس نے پوچھ لیا کہ اندر سے کیسی بدبو آ رہی ہے؟ تو وہ کہنے لگی کہ نہیں، ویسے کمرہ بند تھا، مٹی کا ہے نا، اس سے شاید آ رہی ہو۔ وہ اندر فوراً سے کمرے کے اندر گئی۔ میری بیوی اندر پاؤں رکھنے لگی تو کہنے لگی آپ جائیں، میرا بچہ سو رہا ہے، وہ پریشان ہوگا۔ اس وقت ایک کالے رنگ کی بلی چھپٹ کے کمرے سے باہر نکلی اور ایسا لگا کہ جیسے وہ میری بیوی کے پاؤں پر حملہ کرنے لگی تھی۔ یہ ڈر کے پیچھے ہٹ گئی، تھوڑی سی خوفزدہ ہوئی۔ کہتی ہے اس وقت میں نے اس عورت کی آنکھیں دیکھی، اس کی آنکھیں بہت زیادہ ڈرا دینے والی تھی۔ یہ ڈر گئی اور واپس آ گئی۔ تھوڑی سی گھر آ کر اس کی طبیعت خراب ہوئی۔ شام کو جب میں آیا تو اسے تیز بخار تھا، جبکہ صبح اس کو میں بالکل ٹھیک چھوڑ کر گیا تھا۔ میں نے اس سے پوچھا کہ تمہیں کیا ہوا ہے؟ تو اس وقت تو پہلے چپ رہی، پھر اس نے مجھے ساری بات بتائی۔ میں نے اسے کہا کہ میں نے تمہیں منع بھی کیا تھا کہ ادھر مت جانا، پھر تم کیوں گئی؟ میں نے آج ایک بزرگ کا پتہ کیا، وہ آئیں گے اور وہ آ کر دم کر کے دیکھیں گے کہ ماجرا کیا ہے اور یہ کون ہے۔ ابھی وہاں پر جانا ٹھیک نہیں ہے۔ بہرحال اس کی طبیعت بہت خراب تھی۔ اس رات بہت زیادہ عجیب آوازیں آ رہی تھیں، بلیوں کے رونے کی آوازیں گھر کے اسی حصے کی طرف سے، اور وہ بالکل ہمارے گھر کی ایک دیوار تھی۔ جو آوازیں ادھر سے آتی تھی وہ ہمیں بھی سنائی دیتی تھی۔ پھر ہمارے گھر کے اس طرف کوئی آتا جاتا بھی نہیں تھا، آبادی بھی اگلے حصے کی طرف تھی۔
وہ آوازیں اتنی گونج رہی تھیں، اتنی خوفناک آوازیں تھیں کہ دل دماغ پر اثر ڈال رہی تھیں۔ میں پھر سے چھت پر گیا۔ میں نے جھانک کر دیکھا تو وہ عورت ہاتھ میں لالٹین لیے کمرے کے پاس باہر کھڑی تھی، اور اس کا قد بہت لمبا لگ رہا تھا۔ حیرت انگیز بات یہ ہے کہ لالٹین کی روشنی میں درخت کا سایہ تھا، اس کا سایہ نہیں تھا۔ اس کا سایہ کسی طرف بھی نہیں تھا، آر پار جیسے لالٹین ہوا میں ہو، اس کا سایہ نظر نہیں آ رہا تھا۔ اب مجھے یقین ہو گیا کہ یہ کوئی اور مخلوق ہے۔ میں بہت ڈر گیا اور تیزی سے بھاگتا ہوا نیچے آیا اور آیت الکرسی پڑھنے لگ گیا۔ مسلسل آدھا گھنٹہ آیت الکرسی پڑھی تو بلیوں کی آوازیں آنا بند ہو گئیں، اور رات بہت ڈراؤنی تھی۔ اگلی صبح 10 بجے کے قریب وہ بزرگ ہمارے گھر آئے۔ میں نے انہیں کہا کہ مجھے یقین ہے کہ وہ کوئی عورت نہیں ہے، وہ کوئی اور مخلوق ہے، بس آپ نے بڑے احتیاط سے کام کرنا ہے کہ وہ وہاں سے چلی بھی جائے اور ہمیں کوئی نقصان نہ دے۔ وہ جو بزرگ تھے پڑھائی پڑھتے پڑھتے میرے ساتھ گھر کے اس حصے کی طرف گئے۔ کمرے کا دروازہ بند تھا اور وہی گندی بدبو پھیلی ہوئی تھی۔ اس حدود میں پاؤں رکھتے ہی وہ بدبو آنا شروع ہو جاتی تھی۔ اس کے بعد ایک دم سے ان بزرگ نے جو ہی باہر پڑھائی کرنا شروع کی، کمرے کے اندر سے ڈراؤنی رونے کی آوازیں آنے لگی۔ وہ آوازیں بہت زیادہ بھیانک تھیں، اتنی خوفناک آوازیں تھیں کہ دل پر اثر پڑ رہا تھا۔ بزرگ نے کہا کہ آگے بڑھ کر دروازہ کھولو۔ میں آگے بڑھا، میں نے دروازہ کھولا، اندر کوئی بھی نہیں تھا، کمرہ خالی تھا، لیکن وہ بدبو آ رہی تھی۔ وہ کالے رنگ کا صندوق اور چارپائی الٹی تھی، عجیب خوفناک منظر تھا، اور کمرے میں جالے لٹک رہے تھے۔ بزرگ نے کہا کہ وہ غائب ہو چکی ہے۔ جیسے میں نے پڑھائی پڑھی وہ غائب ہو گئی۔ یہ بہت سخت مخلوق ہے، چڑیل آفت ہے، عورت کے روپ میں یہاں پر آئی ہے بسیرا کرنے کے لیے، اس گھر کو ویران کرنے کے لیے۔ اس کا بسیرا اس درخت پر تھا، لیکن ابھی اس گھر میں رہنا چاہتی ہے۔ یہ مخلوقات جہاں چاہیں اپنا بسیرا کر لیتی ہیں۔ ان بزرگ نے کہا کہ اب تمہیں جو بھی آواز آئے تم نے رات کو چھت پر نہیں جانا، ایسا نہ ہو کہ وہ تمہیں نقصان دے دے، کیونکہ جب بھی تم چھت کے اوپر آتے ہو اسے تمہاری موجودگی محسوس ہو جاتی ہے۔ میں نے کہا کہ ٹھیک ہے۔ ان بزرگ نے میری بیوی کو بھی دم کیا، اس کی بھی کچھ طبیعت بہتر ہوئی۔ اس کے بعد وہ بزرگ جو تھے وہ آگے ہمارے گھر کی طرف آئے، گھر پر حساب بندی کی اور چلے گئے۔ لیکن اس کے بعد سے ہر رات وہ لالٹین لیے گھر کے اس حصے کی طرف آوازیں دیتی ہے، پکارتی ہے۔ گاؤں کے کئی لوگوں نے دیکھا ہے کہ وہ لالٹین لیے اس کمرے کے باہر کھڑی ہوتی ہے اور اس کی گردن پیچھے کی طرف گھوم جاتی ہے۔ وہ بہت زیادہ ڈراؤنی مخلوق ہے۔ آپ ہماری مدد کریں، ہمیں بہت ڈر لگ رہا ہے۔ ہمارے گھر میں بھی عجیب و غریب واقعات ہونے لگے ہیں۔ جو ہی آدھی رات کا ٹائم ہوتا ہے ہمارے گھر کے دروازے کے اوپر دستک ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے ایک کالی سی پرچھائی نما عورت ہمارے گیٹ کے پاس کھڑی نظر آتی ہے۔ ہم لوگوں نے اسے 1 سے 2 بار دیکھا بھی۔ اگلے دن میں گاؤں کے کچھ لوگوں کو ساتھ لے کر اس کمرے کی طرف گیا۔ جیسے ہی ہم لوگوں نے اس کمرے سے وہ چارپائی اٹھانے کی کوشش کی، وہ چارپائی اتنی وزنی تھی کہ ہم 6-7 لوگ اس چارپائی کو ہلا بھی نہیں سکے۔ ایسے لگ رہا تھا کہ اس چارپائی کے اوپر بے تحاشا لوگ بیٹھے ہوں۔ اس کمرے میں بہت زیادہ اندھیرا سا بڑھنے لگ گیا اور ایسا لگا جیسے کوئی ہے وہاں پر۔ ہم لوگ ڈر کے باہر بھاگ آئے۔ اس کے بعد سے میں رات کو سو نہیں سکتا جب سے میں نے اس چارپائی کو چھیڑا۔ جیسے میں اپنے بستر پر لیٹتا ہوں میری چارپائی ایسے لگتا کوئی ہلاتا ہے۔ واضح طور پر میری چارپائی ہلنے لگتی ہے۔ میں ڈر کر بیٹھ جاتا ہوں اور پھر سے جب لیٹتا ہوں آنکھیں بند کرتا ہوں تو ایسا لگتا ہے میرے سر کی طرف کوئی عورت کھڑی ہے۔ مجھے محسوس ہوتی ہے وہ۔ میری آنکھ کھلی تو میرے اوپر ایک کالا سا چہرہ جھکا ہوا تھا، جیسے کوئی سر کی طرف سے جھانک کر مجھے دیکھ رہا ہو۔ ہم لوگ بہت زیادہ پریشان حال ہیں۔ ہمیں نہیں پتا کہ وہ وہاں پر ہے یا نہیں ہے، لیکن جب سے وہ بزرگ وہاں پر پڑھائی کر کے گئے ہیں
हम लोगों की तो रातों की नींदें भी हराम हो गई हैं। शाह साहब ने सारी बातें सुनी। शाह साहब ने कहा कि ऐसी मखलूकात की पढ़ाई बगैर किसी हिसार बंदी के नहीं करते। वो बुजुर्ग थे, अल्लाह वाले थे, उन्हें पता होना चाहिए था कि ऐसी मखलूक जहाँ पर बसेरा करने आए, औरत के रूप में आए, वहाँ पर फिर वो किसी इंसान को बसने नहीं देती। वो वहाँ पर मौजूद थी और उन्होंने हिसार किए बिना पढ़ाई कर दी। तुम्हारे घर के ऊपर भी आकर पढ़ाई कर दी। हिसार बंदी पहले करनी चाहिए थी, फिर पढ़ाई करनी चाहिए थी। फिर वो कमरे में मौजूद थे, तुमसे कमरे का दरवाज़ा भी खुलवा दिया जबकि वो अंदर रो रही थी। इसी वजह से वो तुम्हारी दुश्मन बनी है, क्योंकि तुम्हारी उस पढ़ाई के बाद उन बुजुर्ग ने जो पढ़ाई की उसका बच्चा मर गया था। सबसे पहले असर इन मखलूकात के बच्चों पर ही जाता है जब भी कोई अमल इन पर वार करता है। इसीलिए वो तुम्हारी दुश्मन बन गई। वो उसी चारपाई पर सोता था जिस चारपाई को तुम उठाने के लिए गए थे। वो बच्चा अभी भी उसी कमरे में मौजूद है और वो मखलूक भी। गलती से भी उस कमरे में पाँव मत रखना। जब तक उस जगह को मुकम्मल तौर पर वहाँ से उसे हटाया नहीं जाएगा, तब तक उसका कोई भी सामान अगर तुम छेड़ोगे तो वो तुम पर हावी हो जाएगी। शाह साहब ने कहा कि ना तो वहाँ पर कोई तावीज़ लगेगा और ना ही तुम कोई तावीज़ लगा सकते हो। इस काम की जाकर वहाँ पर पढ़ाई करनी पड़ेगी। पढ़ाई के बाद अमल के ज़रिए इसको निकालना पड़ेगा, क्योंकि वो एक ऐसी मखलूक है कि अगर मैंने तुम्हें कोई तावीज़ दिया और तुमने लगा दिया तो शायद वो तुम्हें जानी नुकसान भी दे दे। वो अब से नहीं, वो कब से तुम्हारे पीछे है, जो तुम्हें उस कच्चे के रास्ते के पास मिली और तुम्हारे पीछे तक, तुम्हारे घर तक भी आई। वो मुकम्मल तौर पर उस हिस्से को वीरान करना चाहती है। वो आदमी मिन्नतें करने लगा और कहने लगा कि आप मेरे साथ चलें और जाकर वहाँ पर वो अमल करें ताकि हमारी उससे जान छूट जाए। हमें बहुत डर लगता है कहीं वो हमें जानी नुकसान ना पहुंचा दे। मेरी बीवी बहुत बीमार है, उसको बार बार वो परछाई नजर आती है। शाह साहब ने कहा कि ठीक है, मैं तुम्हारे साथ चलूँगा, लेकिन ये अमल जुमेरात के दिन होगा, जुमेरात से पहले नहीं। और जुमेरात में भी 2 दिन थे, उसने अब 2 दिन के बाद आना था। शाह साहब ने कहा कि ये जो 2 दिन है, तुम लोगों ने किसी आवाज़ आहट पर गौर नहीं करना। रात के बाद 12 बजे के बाद अपने कमरे से बाहर नहीं निकलना। जहाँ पर सोते हो वहाँ पर अपने पास कुरान पाक रखना है। इंशाअल्लाह ताला कुरान पाक तुम्हारी हिफाजत करेगा। और जुमेरात के दिन आकर मैं वहाँ पर अमल करूँगा और इंशाअल्लाह उस मखलूक को मैं वहाँ से निकाल दूँगा। फिर उसके बाद वो लोग चले गए, वो आदमी चला गया। जुमेरात वाले दिन वापस आया और उसने आकर बताया कि 2 रातें हमने बहुत मुश्किल से काटी हैं। 2 रातें बहुत ज़्यादा मुसीबत ज़दा थी। रात भर हमारे सहन से उसके चलने फिरने की आवाज़ें आ रही थी। ऐसे लग रहा था वो पाँव में पायल पहने चलती है। छन छन की खौफनाक आवाज़ें कभी बहुत तेज़ हो जाती तो कभी बहुत हल्की हो जाती। उसके साथ उसकी खौफनाक सिसकियाँ हमारे घर के सहन में गूंज रही थीं। वो आवाज़ें इतनी डरावनी थी जिनको सुनने के बाद हम खौफज़दा हो जाते थे। मैं, मेरी बीवी, मेरे बच्चे, हम कांप रहे थे। कुरान पाक हमने बिल्कुल बच्चों के पास और अपने पास रखा हुआ था। वो हमारे कमरे के अंदर नहीं आ सकी, लेकिन अपने होने का एहसास वो हमें बार बार दिलाती रही। शाह साहब ने कहा कि इंशाल्लाह आज मैं जाकर अमल करूँगा और इस मखलूक को निकाल दूँगा। फिर शाह साहब, नाना जी और कुछ खादिम रवाना हुए। गाँव खासा दूर था और खासा कदीम और पुराना गाँव था। वहाँ पर जब पहुँचे तो शाह साहब ने जाकर सबसे पहले उस आदमी के घर पर हिसार बंदी की। हिसार बंदी के बाद उसके घर को पहले महफूज किया। 3 दफ़ा हिसार करने के बाद वहाँ पर कील लगाए कि वो मखलूक घर के किसी हिस्से में दाखिल ना हो सके। छत के ऊपर भी कील लगाए गए। फिर शाह साहब ने रुख किया उस हिस्से का। उस दरख्त के पास थोड़ा सा दूर एक गड्ढे में सूखी लकड़ियाँ रखवाई और कहा उस आदमी को कि तुम सामने हिसार में बैठोगे, कमरे का दरवाज़ा खोल दो, आंखें बंद कर लो। नाना जी, शाह साहब और हम सब हिसार में बैठे हुए थे। शाह साहब ने पढ़ाई करना शुरू की।
जैसे जैसे वो पढ़ाई कर रहे थे बेतहाशा गंदी स्मेल चारों तरफ फैलने लगी। इतनी तेज बदबू थी जो दिल दिमाग पर असर डाल रही थी। ऐसे लग रहा था कि बहुत गला सड़ा गोश्त आसपास मौजूद है। तभी इस कमरे से रोने की और सिसकियों की आवाज़ें गूंजने लगी। कोई औरत जैसे बैन कर रही थी, वो रो रही थी। शाह साहब हिसार बंदी करते गए, पढ़ाई करते गए। शाह साहब उठे और जाकर कमरे के पास खड़े होकर 3 दफ़ा पढ़ाई करके फूंक मारी और फिर कुछ तावीज़ लेकर उस घड़े के पास खड़े हो गए जहाँ पर सूखी लकड़ियाँ थी। शाह साहब अमल करते गए और उसमें तावीज़ फेंकते गए। रोने की आवाज़ें चीखों में बदल गई। जब तीसरा तावीज़ फेंका तो रोने की आवाज़ें बंद हो गई। एक चीख गूंजी और कमरे का दरवाजे का एक हिस्सा बहुत ज़ोर से बंद हुआ। शाह साहब ने फिर पढ़ाई की, हिसार किया और उस आदमी को ये कहा कि वो मखलूक यहाँ से चली गई है, वो इस कमरे में अभी भी मौजूद थी। उठो और मेरी निगरानी में ये चारपाई और संदूक बाहर निकालो। वो डरता डरता अंदर दाखिल हुआ, चारपाई उठाई, संदूक उठाया और कुछ था ही नहीं। शाह साहब ने कहा कि इसको उसी आग के पास जाकर उस घड़े में फेंक दो। दोनों चीज़ें उसमें फेंक दी गई। वो फेंकते साथ फिर फिजा में बहुत खौफनाक चीखें गूंजी। ऐसे लग रहा था कोई औरत चीखें मार रही है और एक काली स्याह बिल्ली उस दरख्त के ऊपर भागकर चढ़ गई। शाह साहब ने उस कमरे का दरवाज़ा अपने हाथों से बंद किया और एक ताला मंगवा कर उसके ऊपर लगा दिया और ताले के ऊपर भी एक हिसार का तावीज़ लटका दिया और कहा कि ना ये कमरा खुलेगा ना ही ये ताला खुलेगा, दोबारा यहाँ पर वो नहीं आ सकेगी। तुम लोगों ने इस कमरे की तरफ तकरीबन 41 दिन नहीं आना, चाहे कुछ भी हो जाए। वो बाहर तक आएगी, अंदर दाखिल नहीं हो सकेगी। उसका सामान जल गया है, उसका असर यहाँ से निकल गया है, लेकिन वो अपने असली रूप में यहाँ पर आसपास फिरती रहेगी। फिर शाह साहब ने उस आदमी को हिफाजत का तावीज़ दिया, उसके घर वालों को भी दिया और कहा कि कोशिश करो कि इस कमरे को कभी भी इस्तेमाल ना करना। उसने कहा कि ठीक है। नाना जी बताते हैं हम लोग वहाँ से वापस आ गए। कुछ अरसे के बाद वो आदमी आया और आकर बताता है कि हम लोग उस कमरे की तरफ कभी भी नहीं गए। उसके बाद भी चंद दिन हमें खौफनाक आवाज़ें फिजा में सुनाई देती थी, रोने की आवाज़ें, चीखें, दरख्त का ज़ोर ज़ोर से हिलना, छत पर ईंटों का गिरना, ये सब महसूस होता था। और गांव के लोग बताते थे कि रात भर एक औरत उस कमरे के दरवाजे के पास खड़ी नजर आती है, दरख्त से आती है कमरे के दरवाजे तक और फिर वहीं पर वापस चली जाती है। कभी जवान औरत के रूप में होती है, कभी बूढ़ी औरत के रूप में, और कभी कभार ऐसा लगता है कि इस कमरे से होती हुई दूर वीरानों की तरफ निकल जाती है। डर के मारे कोई गांव का इंसान पहले ही उस तरफ नहीं आते थे और उस हादसे के बाद तो कोई भी इधर नहीं जाता। ये कहकर वो आदमी भी वहां से चला गया। ये कहानी थी उस गांव की जो नाना जी ने हमें सुनाई, जिसको सुनने के बाद हम लोग भी बहुत डर गए थे कि किस तरह से वो औरत के रूप में आई और उसने वहां पर आकर अपना बसेरा करने की कोशिश की। गांव में ऐसे बहुत से वाकयात होते हैं। नाना जी बताते हैं कि शाह साहब के पास बहुत से लोग ऐसे ही आते थे जिनके डेरे आसेब ज़दा हो जाते थे, जिनकी हवेलियाँ आसेब ज़दा हो जाती थी, जिनके पूरे पूरे घर आसेब ज़दा हो जाते थे। जिन्नात वहाँ पर अपना बसेरा करने की कोशिश करते थे, क्योंकि उनकी बड़ी वजह हमेशा से शाह साहब ने यही बताई कि लोग देखे बिना, सोचे बिना, हिसार किए बिना दरख्त काट देते हैं और उन दरख्तों के ऊपर उन जिन्नात का बसेरा होता है। फिर वो जिन्नात अपना बदला लेने के लिए इंसानों पर हमला करते हैं, उनको नुकसान पहुंचाते हैं और उनके साथ रहना नहीं चाहते और उनको वहाँ से निकाल देते हैं। इसीलिए कहते हैं कि जब भी कोई घर बनाएं, किसी घर की बुनियाद रखें, दरख्त हो तो पहले किसी साहिब को दिखाना चाहिए या इजाज़त तलब करनी चाहिए, तब उन दरख्तों को काटना चाहिए। ये कहानी थी जो नाना जी ने हमें सुनाई और मैंने आपको। बहुत शुक्रिया जुल्फ़कार आपका। जैसे ये बात तो बिल्कुल ठीक है, गांव में अक्सर लोगों के साथ ऐसे मामलात इसीलिए होते हैं कि वहाँ के लोग एहतियात नहीं करते। वो बिना सोचे समझे दरख्त काट देते हैं, टूटे फूटे मकान तोड़ देते हैं, दीवारें गिरा देते हैं, दीवारों के ऊपर, पुरानी टूटी दीवारों के ऊपर और पुराने दरख्तों के ऊपर जिन्नात का बसेरा होता है। फिर जब उनके घर तोड़े जाएं तो वो भी इंसानों से बदला लेने आते हैं।
हमेशा किसी की रहनुमाई के साथ ही ऐसे काम करने चाहिए। ये थी नाना जी की एक कहानी। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को पसंद आई होगी। अपना फीडबैक मुझे ज़रूर दें। जो लोग चैनल को विजिट कर रहे हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। यहाँ पर मैं ऐसी ही खौफनाक कहानियाँ लाती रहती हूँ। इंशाल्लाह परसों फिर मुलाकात होगी नाना जी की किसी नई खौफनाक कहानी में। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अपनी ढेरों दुआ में मुझे, मेरी फैमिली, मेरे पूरे पाकिस्तान को याद रखिएगा। थैंक यू फॉर लिसनिंग माई स्टोरीज। स्टे ट्यून। अल्लाह हाफिज़।